तू के डीसी लग रहा है, डीसी से के तू। ये जो शब्द हैं हमारे, ये जो वाक्य हैं, अमूमन हमारी बोलचाल में चाहे प्रदेश हो और चाहे देश भर की बात करें तो कलेक्टर की बात आ जाती है, डीएम की बात आती है, अमूमन हम कह देते हैं बातचीत में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डीसी यानी कि अफसर, बड़ा अफसर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। जी हाँ, दरअसल अफसरनामा के ज़रिए हमारी कोशिश अफसरों के बाबत जानने की है। वो जो अफसर जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, क्या उनकी कार्यशैली डेली का रूटीन होता है, यही हम दिखाने की कोशिश करते हैं अफसरनामा में। और आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं पलवल ज़िले में, जहां आईएएस यहाँ के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा से उनके रूटीन के बाबत, उनकी जिम्मेवारियों के बाबत जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अफसरनामा के सफ़र में। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, दरअसल आज हमें मौका ये भी मिला है, जो आप मेरा ये गेटअप देख रहे हैं, डीसी साहब ने मॉर्निंग वॉक के लिए हमें बोला कि मॉर्निंग वॉक से ही हम साथ रहेंगे, और इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि उनका जो मॉर्निंग वॉक का जो शेड्यूल है, क्या कुछ रहता है मॉर्निंग वॉक में, या क्या कहें कि एक्सरसाइज या सुबह का रूटीन या हेल्थ के लिए वो क्या कुछ करते हैं, हो सकता है कोई टिप्स हमें भी मिल जाए। सर एक्चुअली हमें सूक्ष्म व्यायाम के विषय में बता रहे हैं, और ये हम जर्नलिस्ट के लिए तो ख़ास बात है, क्योंकि हमें वक्त का, हमारी कोई पाबंदी नहीं होती और बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें। तो इन्होंने एक ख़ास इस तरह की एक्सरसाइज बताई कि कम कीमत में, यानी कम वक्त में हम अच्छे से अपने शरीर को फिट रख सके, इस तरह की एक्सरसाइज है। मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि करने में नाकाम हो रहा हूँ, सर की तरह परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप इसको माना जाए कि एनर्जी गेन करने की ज़्यादा कवायद रहती है, या कि स्ट्रेस कम हो? दोनों बातें, दोनों उसी चीज़ की हैं। स्ट्रेस कम रहे, रिलैक्स रहे, और जो छोटे मोटे जॉइंट्स में सारा दिन हमारे को यहाँ प्रेशर रहता है, क्योंकि सारा सीटिंग पोस्चर रहता है, ये सब रिलैक्स हो जाता है। ग्रेट। तो व्यायाम ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि डीसी साहब इसके लिए चाहे कहीं भी कैसी भी स्थिति हो, कुछ वक्त ज़रूर निकालते हैं, और ये मशवरा भी देते हैं कि हम सभी को कुछ ना कुछ वक्त अपने शरीर के लिए निकालना ज़रूरी है। पलवल ज़िले के डीसी अशोक कुमार शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, और किस तरह से एक्सरसाइज की, किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की है, और चीज़ें जान लेते हैं। सर, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका इसके अलावा? मैं मेनली वॉक करता हूँ सुबह। स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी ज़रा सा हाथ घुमा लेते हैं। ज़्यादा क्रिकेट खेलने का वक्त कभी निकल जाता है वीक में? बहुत कम। कभी बच्चे आ गए, कोई और आ गया, उनके साथ ज़रा सा बस लाइट वे में टेनिस की बॉल से कोर्ट क्रिकेट खेलते हैं। स्लाइड बैडमिंटन भी कभी कभी खेल लेते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में बहुत टेनिस स्पोर्ट्स अब नहीं खेलते। और मन पसंदीदा खिलाड़ी की बात करें, क्रिकेटर की बात करें? क्रिकेटर मन पसंदीदा MS धोनी है, पहले सुनील गावस्कर रहे हैं, कपिल देव रहे हैं। फिर तो इन तीनों का तो टेम्परामेंट, खेलने का तरीका काफ़ी अलग है, किस तरह से? बस उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, मैच देखने का खास तौर से, और बहुत पहले से 1975 का वर्ल्ड कप से लेके अभी तक का लगभग सभी मैचेस देखने की कोशिश करता हूँ, जितना समय मिल पाता है। सर, एक बात, ये ट्रेनिंग के दौरान क्या फिजिकल पे भी जोर होता है आपकी? जिस तरह से इतनी लंबी सर्विस रही है, जब ट्रेनिंग होती है तो फिजिकल को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, जब सर्विस में आ जाते हैं तब ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रेस भी है और एनर्जी भी चाहिए अगले दिन के लिए। ये ट्रेनिंग के दौरान कुछ इस तरह की स्थिति होती है? नहीं, ट्रेनिंग जैसे है वहाँ पे ऐसी स्थिति होती है। स्पोर्ट्स कंपलसरी है ट्रेनिंग में। मॉर्निंग वॉक का टाइम भी है वहाँ पे, योगा का भी है, और कोई स्पोर्ट्स लेना कंपलसरी है, और बहुत स्ट्रेनस ट्रेनिंग होती है। मैं भी क्योंकि इसमें लेट आया था, उसके बाद जो ट्रेनिंग हुई उसमें भी ऐसा ही रूटीन रहा वहाँ पे मसूरी में। तो ये गवर्नमेंट का भी है ट्रेनिंग के दौरान भी कि हम बिल्कुल फिट रहें, और आगे तो हैबिट अपनी डालनी ही पड़ेगी। क्या बात है। तो यही बात बताने की हमारी कोशिश थी कि ट्रेनिंग के दौरान भी ये जो एक्सरसाइज है, फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल की जो
नीड है, जो फिजिक को फिट करने की ज़रूरत है, अपने को फिट करने की ज़रूरत है, वो लगातार रहती है। और अब इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी कुछ वक्त ज़रूर निकालना पड़ता है। आगे क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह का शेड्यूल रहेगा, आप हमारे साथ इस सफ़र में, अफसरनामा के सफ़र में बने रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे। पलवल ज़िले के डीसी अशोक कुमार शर्मा के साथ आज का सफ़र जारी है। तो मेरा ड्रेसअप देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि वो ऑफिस का टाइम हो गया है और डीसी साहब अपने ऑफिस निकलेंगे। उससे पहले ब्रेकफास्ट जो कर रहे हैं वो, और देखते हैं उनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आइए, सफ़र जारी है। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे हम हैं और बड़ी खुशकिस्मती है कि जो डीसी साहब की फैमिली है पूरी, उनसे रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है और आप लोगों को भी रूबरू कराते हैं। मैम हैं, पुत्रवधू हैं डीसी साहब की, बेटे हैं पीयूष। और मैम, ये दरअसल अमूमन क्या माना जाता है कि ये जो जॉब है बड़ी जिम्मेवारी तो है ही, खास तौर से डीसी साहब ने बताया कि ज़िले में 300 के करीब गांव हैं, उसमें बहुत सारे परिवार हैं और एक परिवार आप तो ऐसे में कैसे जो वक्त निकालने की बात है, या यूँ कहिए कि आपको कुछ शिकायत हो जाती है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता है? नहीं, ऐसे है कि ये मतलब पूरा सामंजस्य जिसको मैं कहूँ जी, सोशल लाइफ में और अपने ऑफिस लाइफ में बना के चलते हैं। सेट किया हुआ है अपनी लाइफ को कि कभी बच्चों को भी महसूस नहीं होने दिया, कभी फैमिली में किसी को भी महसूस नहीं होने दिया। और ऑफिस की भी इन्होंने पूरी ड्यूटी, जो भी इनकी काम रही हैं, वैसे भी जिम्मेवारियाँ तो बहुत हैं, 24/7 चलता ही है काम, आपको पता ही है, तो सब बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये ठीक है कि कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, कुछ ऐसा पल आया, कोई ऐसा क्षण आया कि जो आप शेयर करना चाहेंगे कि कई बार ऑफिसर की ज़िंदगी में स्ट्रेस भरे दिन, ज़्यादातर इस तरह की संभावनाएं रहती हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन सब में से हम बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। कभी कोई मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं तो वो हम निकल जाते हैं उनसे बहुत अच्छे। वही जानना चाहेंगे कि आखिर एक प्रेरणा के तौर पे, एक संदेश के तौर पे आप लोगों से जाए कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे निकला जाता है? सूझबूझ से, थोड़ा एक्सपीरियंस तो काम आता ही आता है। देखिए, इन जॉब्स में थोड़ा एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। मतलब ये ठीक है कि आपका IQ लेवल, सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक सूझबूझ भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल साथ हैं। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन होता क्या है कि ये 10 से 5 वाली जो जॉब है, इसके अलावा ये जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, वहाँ वक्त की जाहिर सी बात है कमी होती है। तो बेटे का अमूमन ये होता है कि पिता के साथ या टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, तो ऐसी कोई शिकायत आपको रही बचपन में? होता नहीं, ऐसी कोई मिस किया हो कुछ इस तरह की एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा माहौल में उसी हिसाब से आदमी ढल जाता है अपना, तो इतनी कोई शिकायत नहीं। बाकी अपना चलता रहता है, ऐसे शाम को आ गए, कभी इवनिंग वॉक में, डिनर टाइम के साथ में तो सब डिस्कशन अपना उसी के अकॉर्डिंग आदमी निकाल लेता है सब चीज़ों का। हाँ जी, तो ये चीज़ें इसमें ऐसा मतलब कोई शिकायत नहीं, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। क्या बात क्या कुछ लगता है समाज के लिए जो जिम्मेवारी है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं, एक पुत्रवधू, इस फैमिली की पुत्रवधू होने के नाते? मुझे अच्छा ही लगता है, प्राउड फील होता है और हैप्पी मोमेंट निकल जाता है, पता नहीं चलता कहीं। अमूमन ये माना जाता है कि भाई अब तो डीसी हो गए या अफसर हो गए, अब तो मौज ही मौज है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं होती है। कई सारे चैलेंजेस होते हैं, उन पे भी बात करेंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। अब
अफसरनामा जारी है और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं पलवल जिले के डीसी अशोक कुमार शर्मा के बाबत। उनके व्यक्तिगत लाइफ के बाबत हमने बताया कि किस तरह से वो दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या कुछ शेड्यूल होता है और अब क्या स्थिति है कि जो प्रोफेशनल लाइफ है उनका अब किस तरह से वो शुरू होता है, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह की मीटिंग्स होती हैं और किस तरह से इस बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हैं, इस जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, ये सब भी इस सफर में आपको दिखा रहे हैं। आइए हमारे साथ। डीसी साहब के दफ्तर आ गए हैं। ये कुछ लोग भी यहाँ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप किससे मिलने आए? फाइल लेनी थी डीसी साहब, किस चीज़ की फाइल? ये बच्चे की जन्म पत्री की। तो ये डीसी साहब देते हैं फाइल? वो अस्पताल से यहीं आते हैं ना। दरअसल ये एग्जाम्पल बताने के लिए काफ़ी है कि बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी फाइल, मतलब ये काम भी, और पलवल ज़िले में क्या कुछ प्रोजेक्ट होने हैं वो बड़े काम भी, आगे क्या योजना बन सकती है वो योजना भी, वो प्लानिंग भी, ये सब एक उपायुक्त का काम है। हर छोटी से बड़ी जो चीज़ है, चाहे ज़िले से कुछ भी जुड़ा हुआ हो, वो सब जिम्मेवारी यहाँ के उपायुक्त महोदय की होती है और वो जिम्मेवारी किस तरह से वो निभाते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। डीसी साहब के ऑफिस में आ चुके हैं। डीसी साहब अपनी चेयर पे बैठे हैं और कई सारी मीटिंग्स भी होनी है इसके बाद और लोगों से मिलना भी है, लेकिन उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। सर एक बात और, ये जो सिविल सर्विसेज का ख्याल है अमूमन होता है, ये बनने वाली बात है, बचपन से ही शुरू हो जाती है, तो क्या पहले से ही तय किया हुआ था या कोई फैमिली में किसी ने तय किया? किसकी गाइडेंस, कैसे आना हो? ये सफ़र बहुत लंबा है। पहले एज इंजीनियर मैंने कार्य किया 1982 से 1988 तक। 1988 में मैं एक्साइज टैक्सेशन में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर लग गया, फिर डीटीसी, फिर जॉइंट ईटीसी, फिर एडिशनल ईटीसी और वहाँ से आईएएस में सिलेक्शन हो गया और मैं आईएएस में सिविल सर्विसेज में आ गया। इतना लंबा सफ़र, जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर चैलेंजेस की बात की जाए, चुनौती की बात की जाए, जो आप हमारे दर्शकों से हमसे शेयर करना चाहें। नहीं, चैलेंजेस तो लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। आज अभी 10 मिनट बाद क्या होगा, हम कई बार घर से जब आते हैं तो कोई शेड्यूल बना के आते हैं, लेकिन उस शेड्यूल पे बिल्कुल नहीं कार्य कर पाते। आगे कोई कोई नया चैलेंज सामने होता है और उसी को सोल्व करने में सारा दिन लग जाता है। तो ये चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर पूरी मेहनत से, लगन से उस पर कार्य किया जाता है। अभी एक रिव्यू मीटिंग हुई, जो टीम है, जो कोर टीम है डीसी साहब की, एडीसी मैम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, एक बरस जैसा हमें पता चला है एक टीम की तरह आप काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? मेरा पिछला 1 वर्ष का पलवल में बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। यहाँ जो टीम बनी हुई है उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में, वो सब मिलजुल के काम कर रही है और उसी वजह से हम विकास के कार्यों को बहुत गति से आगे बढ़ा पा रहे हैं। एसडीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एसडीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी करीब 1 वर्ष से एक उपायुक्त महोदय जी के साथ काम कर रहे हैं, आपके अनुभव के विषय में? जहाँ तक पलवल की बात है, डी साहब की काइंड कमांड में इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी ऑफिसर्स, जो कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ज़िले में जब हम काम करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, उससे बड़े रिजल्ट्स जो हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं। पानी और ये सफाई, इसकी बड़ी दिक्कत है, लोगों से सुनने में भी आया, हमने लोगों से बातचीत की, इसको लेकर कोई एक स्थायी समाधान की तरफ कोई ऐसा कोई स्टेप आपकी तरफ से उठाया गया है? पीने के पानी की समस्या के बारे में 3 तरह का है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पीछे आए थे दुधौला में, 185 करोड़ रुपए की उन्होंने रेन्यूवेल की योजना का शुभारंभ किया है। अभी नींव रखी है, इसमें 2 साल लगेंगे। उसके बाद हमारे करीबन 84 गांव इससे कनेक्ट हो जाएंगे, पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा, कुछ गाँव में होडल साइड में फ्लोराइड की पानी की समस्या है, तो उसको हमने वहाँ पे आरओ लगवाए हैं ताकि फ्लोराइड से रहित पानी उनको उपलब्ध हो। और जहाँ टीडीएस बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी हम करीबन 30 गाँव के अंदर आरओज लगवा रहे हैं और 16 आरओज सिटी में लगवा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में अगले 2-3 महीने में शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा। अब आगे बरसात आ रही है तो हम सभी नाले साफ़ रहें, कहीं ओवरफ्लो ना हो शहर के अंदर,
इसके बारे में पहले से ही प्लान तैयार कर ली गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है। और सफाई की समस्या से भी हम पूरी तरह से जागरूक हैं और अवश्य इससे हम निदान दिलाएंगे। और एक और बड़ी बात बता दें कि डीसी साहब ने अपने प्रयासों से पलवल ज़िले में एक खास योजना शुरू की है कि भूखो रहे ना कोई। वो क्या है, खुद हम जानने के लिए आए हैं डीसी साहब के साथ। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ये क्या योजना है। जी हाँ, भूखो ना रहे कोई, ये एक स्कीम, एक मुहिम डीसी साहब ने शुरू की है और इसके बाबत ये बताया है। और यहाँ देख सकते हैं, इसकी बानगी देख सकते हैं कि इस मुहिम के तहत लोग खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना परोसा जा रहा है ढाबे में। और ये सर कैसे, किस तरह से ये आपने कोऑर्डिनेशन इन चीज़ों का किया हुआ है कि भूखे लोग और ये ढाबे वाले एक दूसरे को कैसे फीड करते हैं, या कौन सी शर्तें होती हैं? ऐसे कि एक दिमाग में था कि कोई विकास है, अगर कोई आदमी को 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है तो सारा विकास बेमानी है। इसी वजह से शहर अपने ज़िले में कोई भी भूखा ना रहे, ऐसी योजना हमने तैयार की है। भूखो रहने कोई नाम रखा है यहीं की लैंग्वेज में। जो असहाय है बिल्कुल, वो हमारे रेड क्रॉस में आकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हम इंक्वायरी करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वास्तव में इसके पास कोई साधन नहीं है क्या। और उसके बाद हम उनको कूपन देते हैं, पूरे महीने के कूपन इकट्ठे दे देते हैं। दोनों समय वो किसी भी ढाबे पे, नियत ढाबा पहले कर लेते हैं, वहाँ जाके भोजन करते हैं, कूपन दे आते हैं। ढाबे वालों के लिए पैसे के बजाय कूपन मिल जाता है और उस कूपन को हमारे मंथ एंड में वो एनकैश कर लेते हैं, तो उनको सम्मान से भोजन मिल सके, ऐसा है आदमी परेशान ना हो, यह दिमाग में था। इसलिए हमने ऐसी योजना शुरू की है। और वो ढाबे वाले पे बर्डन नहीं है, वो तो कूपन दे के जाते हैं, जैसे समझ लो उन्होंने कैश पेमेंट कर दिया उनको। तो ये जो पैसा है, ये जो कूपन है, ये जो फंड है, बेसिकली क्या गवर्नमेंट खुद वहन करती है? किस तरह से इस फंड को जुटाया कैसे जाता है? नहीं, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा है इसमें। यहीं के दानी सज्जन, हमने कूपन की रसीद बना रखी है, वह डोनेट करते हैं। और आपको खुशी होगी कि आज भी हमारे पास 1 लाख रुपया स्पेयर है सभी की पेमेंट करने के बाद। तो यहीं के दानी सज्जन पैसा देते हैं। सिर्फ हमारा कार्य ये रहा कि हमने ये सोच के आपस में सभी का सामंजस्य बिठा दिया है, ताकि कोई भी ऐसा है व्यक्ति परेशान होकर के भूखा ना रहे, भीख ना मांगे, या किसी भंडारे पे, किसी ढाबे के बाहर वैसे ही ताकता हुआ ना रह जाए। इसलिए हमने ऐसी योजना शुरू की। बहुत बड़ी बात है कि ये पलवल ज़िले में एक ख़ास तौर की मुहिम है और हिसाब से तो और ज़िलों में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 2 जून की रोटी तो सबको मैसर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यकीनन काबिल तारीफ़ ये योजना है। गवर्नमेंट के फ़ंड की इसमें आवश्यकता नहीं है, महज एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक कड़ी का काम किया है डीसी साहब ने और नतीजा आप देख ही रहे हैं। लगातार हम अपने सफ़र में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑफिशियल वर्क होता है और जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर किस तरह से काम करती हैं। ये हमने अभी वहाँ ढाबे पर जाकर भी देखा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए क्लब नीचे बनाया है और ये डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ यूथ हैं, कई युवा हैं जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये, चाहे इस सेटअप की बात करें या नीचे जो सीनियर सिटीजन का क्लब की बात करें, तो इन इनिशिएटिव्स का ज़मीन पे हम देख भी रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है, और इसको आगे ले जाने का क्या प्लान है? नहीं, इसको सीनियर सिटीजन क्लब नीचे है, अभी इसमें स्टेप इन कम है। जैसे वहाँ का स्टेप इन बढ़ता है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे हेल्थ कैंप लगाएंगे हम रेगुलरली। सिविल सर्जन कहते हैं कि हम हर हफ्ते डॉक्टर बैठाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी में अभी 12 की कैपेसिटी है। अगर मुझे लगा कि बेनिफिट और ज़्यादा है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाएंगे। और इसके अलावा ज़िले में चाहे वो गाँव की बात करें या और दूसरे इस तरह के सेंटर्स खोले जा सकते हैं। ऐसे हमने पिछले महिला दिवस पे 50 गाँव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में डिजिटल लाइब्रेरी ही खोली है, इसी पैटर्न पे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था हमारे पास, सिर्फ वहाँ पे शुरुआत की गई है। जैसे आपने ये देखा है, ऐसी ही लाइब्रेरीज हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे गाँव में चल रही हैं। वहाँ नेट की स्पीड कुछ कम हो सकती है, लेकिन यहाँ स्पीड भी बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि ज़िला सबसे पहले डिजिटल की तरफ
अग्रसर हो जाए। सर लाइब्रेरी की बात करें तो किस तरह का सिलेबस है, किस तरह की बुक्स हैं जिनको आपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर के ज़रिए डाला हुआ है? जैसे अभी ये जो बच्ची कर रही है ये नेट की तैयारी कर रही है और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पेपर्स को सॉल्व कर रही है। तो बहुत सारी बुक्स हमने सर्वर पे भी डाउनलोड की हुई हैं और सभी के लिंक्स हैं। जहाँ जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर को किसी को स्टडी करनी है, एनसीईआरटी की बुक स्टडी करनी है, सारी इस पर स्टडी कर सकते हैं। और अगर किसी को एडिशनल भी कोई लिंक्स चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं उन सब से बात करके। बहुत बढ़िया बात है कि जो एग्ज़ाम आपने प्रिपरेशन की, आपने पढ़ा, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए कितना पढ़ा, कितने सही, कितना गलत हैं, इस पे बाकायदा सभी एग्ज़ाम के टेस्ट हैं जिनको बच्चे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यकीनन डीसी साहब का ये कदम भी ज़मीन पर अच्छा काम कर रहा है, रंग ला रहा है। और भी कई सारी चीज़ें आइए देखते हैं। पलवल प्रशासन की तरफ से एक और इनिशिएटिव दिखाते हैं जो ज़मीन पर काम कर रहा है। अली का गाँव में हम हैं और यहाँ 70 से ज़्यादा बच्चियों को, महिलाओं को, उनको स्किल, उनको निपुण बनाया जा रहा है। चाहे वो कढ़ाई का काम हो, सिलाई का काम हो और चाहे पेंटिंग हो। ये बड़ी चीज़ है। गांव में इस तरह का जो एक वानगी है, एक एग्ज़ाम्पल है, यकीनन बड़ा है। डीसी साहब बड़ा अच्छा लगा। और ये ज़मीन पे एक और चीज़ देख रहे हैं, अमूमन कागज़ों में रह जाती हैं, तो किस तरह से ये वर्क करता है, ये थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ठीक है, ऐसा है, हमने सब इंडस्ट्रीज से बात की, वो इस सेंटर को स्पॉन्सर करते हैं इन कोलैबोरेशन विद बाल कल्याण परिषद, जिला बाल कल्याण परिषद। और हम एडमिशन्स करते हैं सब के। एक सिलेबस बहुत अच्छा है, फैशन हाउसेज से डिस्कस करके सिलेबस तैयार किया हुआ है। 6 महीने बाद उनका एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। उद्देश्य ये है कि महिला सशक्तिकरण हो, लड़कियां, महिलाएं अपने गांव के अंदर ही जैसा चाहती हैं वैसी ट्रेनिंग, कौशल विकास की ट्रेनिंग प्राप्त करें। ऐसे 23 सेंटर हमारे अभी ज़िले में चल रहे हैं। 4 सेंटर रेड क्रॉस से चल रहे हैं, 19 सेंटर बाल कल्याण परिषद से चल रहे हैं। और ये बाल कल्याण परिषद रेड क्रॉस को हम गांव में लेके गए हैं। सिर्फ शहर में कार्य ना करें, गांव में करें। और अभी करीबन 2000 से ऊपर हमारे ट्रेनीज़ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। ये बड़ी बात बताई, 2000 से ज़्यादा गांव में रेड क्रॉस का काम करना। लेकिन बात एक और आती है सर कि ये जो ट्रेनिंग है ये कब तक इनको, चाहे वो जॉब की बात करें, चाहे इनके रोज़गार की बात करें, उसमें कैसे तब्दील होगी? देखिए, एक्सपोर्ट हाउसेज से भी हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि भी हम इनको जॉब के लिए करेंगे। उसके अलावा हमारा उद्देश्य है कि जो एक्सपोर्ट हाउसेज में या फैशन डिज़ाइनिंग बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनका जो रॉ वर्क है उसके ऑर्डर्स लेके, स्कूल ड्रेसेस के ऑर्डर लेकर के हम सेल्फ हेल्प ग्रुप इनके बनाएं और उसमें ये कार्य करके अपने घर बैठ के ये अपनी आजीविका कमा सकें। या ये प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन से हम इनको लोन दिलवा देते हैं ताकि अपना बुटीक शुरू करना है, कोई भी करना है, इस टाइप का हमारा उद्देश्य है। और हम सभी गाँवों को इसमें कवर करेंगे। 6 महीने बाद दूसरे गाँव में चला जाएगा तो करीबन 4 से 5 हज़ार महिलाएं और लड़कियां हम समझते हैं कि कौशल विकास में निपुण होकर के 1 साल में हो जाएंगी। और सभी गाँव में सभी को ऐसा मौका देने की हमारी स्कीम है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आपका और यकीनी तौर पे काबिल ये तारीफ़ ये मुहिम है कि गांव में, गांव के स्तर पर महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट बनाने की जो बात है, उनको हुनर देने की बात है। और ये जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेट है, रोज़गार दिलाने के काम तो आएगा ही, खुद का रोज़गार पैदा करने के लिए भी सक्षम बनाएगा। ज़मीन पर किस तरह से काम करते हैं उपायुक्त महोदय, ये हम लगातार इसकी वानगी आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस में किस तरह से काम होता है ये भी हमने आपको दिखाया। और अफसरनामे के सफ़र में लगातार कोशिश यही कि आप जो आपका अफसर है उसके बाबत ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ कि किस तरह से कामकाज होता है, ज़मीन पे किस तरह से जो मुहिम है, जो योजना है वो काम करती है, ऑफिस में कैसे डीलिंग होती है, चाहे अपने जो कलीग हैं उनसे कैसे डील करते हैं, जो पब्लिक है वो अपनी समस्याएं लेके आती है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब कुछ हमने देखा। और अब एक आखिरी लाभ है, विदा लेने का वक्त है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन हम
अपने दर्शकों को ये कार्यक्रम इसलिए भी दिखाते हैं कि बहुत सारे युवा होते हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं और आप लोगों को फील्ड का भी अनुभव और इतना बड़ा अनुभव होता है, तो ऐसे एक टिप्स दीजिए किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, कोई भी सरकार की योजना है वह ज़मीन पे कार्यान्वित होनी ज़रूरी है और आम जन की उसमें भागीदारी होगी तभी वह सफल होगी। आपको बता दें कि नीतीश हमारे साथ हैं, डीसी साहब के छोटे बेटे हैं, इनका भी अभी आईएएस का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आना है, इनसे भी टिप्स ले लेते हैं आपके लिए खासकर। नीतीश, जानना चाहेंगे, एग्ज़ाम दिया है, बड़ा टफ होता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जानना एग्ज़ाम में होता क्या है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज के लिए आपको न्यूज़पेपर की हैबिट होनी चाहिए, मैगजीन्स की रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, जो भी देश विदेश में कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या देश पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो विदा लेने का वक्त है, लेकिन आपसे कहेंगे कि अफसरनामा जो है वो भले ही ये एपिसोड या सर से जो मुलाकात का दौर है वो भले ही आज ख़त्म हो गया हो, लेकिन अफसरनामा का सफ़र लगातार जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और अफसर से, तब तक के लिए नमस्कार।